अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, कल बड़ी अदालत लगेगी और मुल्क के सबसे बड़े मुंसिफ बड़ा फैसला देंगे। मुमकिन फैसला क्या हो सकता है? तो नाजरीन, सबसे पहले फैसला ये आ सकता है कि पंजाब के इलेक्शन की तारीख सदर मुमलिकत दे चुके हैं, यानी 30 अप्रैल को इलेक्शन कराए जाएं। दूसरी सूरत ये फैसले की हो सकती है कि हुकूमत इत्तेहाद की बात मान ली जाए और मौजूदा 3 रुकनी बेंच को ख़त्म करके फुल कोर्ट बनाकर इलेक्शन कराने का फैसला किया जाए। ये तो थी दूसरी सूरत। तीसरी एक और सूरत भी हो सकती है कि चीफ जस्टिस बगैर किसी ऐसे फैसले के मामला एक बार फिर से सियासी जमातों के ऊपर छोड़ दें कि वो मुज़ाकरात करें और उसके लिए उन्हें मुद्दत दे दी जाए। दूसरी तरफ सियासी महाज पर बात नाज़रीन बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। हुकूमत इत्तेहाद मुकर्ररा तारीख पर इलेक्शन ना करवाने के लिए आखिरी हद तक जाने के लिए तैयार नज़र आ रहा है। जैसा कि वज़ीर दाखिला ने कहा था कि अब हुकूमत इत्तेहाद ने फैसला आने से पहले ही वाज़े कर दिया है कि वो किसी सूरत सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं मानेंगे, बल्कि हुकूमत इस चीज़ पर भी गौर कर रही है कि चीफ जस्टिस समेत 3 रुकनी जो बेंच है इसके खिलाफ रेफरेंस दायर कर दिया जाए। इस हवाले से भी राना सनाउल्लाह साहब ने बात की है। अब नाजरीन, इसे धमकी कहें क्योंकि डिस्कस तो हो रहा है कि इन 3 चीफ जस्टिस समेत 3 जजेस के खिलाफ आप रेफरेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं, बातचीत चल रही है। अब ये धमकी है या सुप्रीम कोर्ट पर एक दबाव है, इक़्तिदार की ताकत का नशा कहें इसको या इलेक्शन से भागने का हरबा। लेकिन ये हकीकत तो है कि मुस्लिम लीग नवाज हर हद तक जाने के लिए तैयार बैठी है। नाजरीन, जहाँ इलेक्शन को इल्तवा में डालने के लिए हुकूमत अदलिया पर दबाव बढ़ा रही है, वहीं सुप्रीम कोर्ट के बाज़ जजेस के दरमियान इख्तलाफ राय बढ़ने से सादा सा मामला मसला फीसा गौरस बनता जा रहा है, बड़ा कंट्रोवर्शियल, बड़ा पेचीदा बनता जा रहा है। सवाल उठ रहे हैं कि इस अज़ खुद नोटिस केस में सुप्रीम कोर्ट का सदर को तारीख देने का हुक्म वाला जो फैसला था वो 3-2 से था या 4-3 से था। फिर ये भी सवाल उठ रहा है कि अगर दरखास्तें 4-3 से मुस्तरद हो गई थीं तो 3 रुकनी बेंच के सामने ज़ेर समात PTI की दरखास्त का मुस्तकबिल फिर क्या होगा? अगर इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात के लिए पाबंद करने वाला सुप्रीम कोर्ट का फैसला लॉफुल है तो हुकूमत और इलेक्शन कमीशन का मुस्तकबिल क्या होगा? फिर ये भी सवाल उठ रहा है कि हुकूमत सिर्फ इख्तलाफ करने वाले जजेस के इख्तलाफी नोट्स को ही मुकम्मल ऑर्डर्स क्यों मान रही है? कानूनी माहिरीन का ये मानना है कि सियासतदानों और जजेस के इख्तलाफी नोट्स के बाद मुल्क की सबसे बड़ी अदालत की साख अब दाव पर लग चुकी है। कानूनी माहिरीन तो ये भी कह रहे हैं कि आइन 90 रोज़ में इलेक्शन पर क्लियर है। ऐसे में फुल कोर्ट का भी मुमकिन फैसला यही हुआ तो हुकूमत के पास इलेक्शन से भागने का फिर तो कोई जवाब रहेगा ही नहीं। सबकी नज़रें अब सुप्रीम कोर्ट पर हैं क्योंकि चीफ जस्टिस ने केस को जुमे को जब मुलतवी किया था तो उन्होंने ये रिमार्क्स दिए थे कि जो पीर का सूरज है ये अच्छी खबर लेकर तुलू होगा। चीफ जस्टिस ने हुकूमत और अपोजिशन को मुज़ाकरात की तजवीज़ भी दी थी, लेकिन मौजूदा सूरत हाल में हुकूमत और PTI दोनों अपनी सियासी तलवारें मुज़ाकरात की म्यानों पर रखने पर तैयार नज़र नहीं आ रही हैं। हुकूमत ने अपनी सारी पार्टियों को बुलाया तो तवक्को की जा रही थी कि मुज़ाकरात की दावत दी जाएगी, मगर इजलास के बाद PDM के सरबरा मौलाना फजलुर रहमान ने मुज़ाकरात की उम्मीदों पर ही पानी फेरते हुए कहा कि हम इलेक्शन के मामले पर इमरान खान से डायलॉग नहीं करेंगे, जिस पर इमरान खान ने भी हुकूमत के साथ मुज़ाकरात में ना बैठने का ऐलान किया। इमरान खान ने यह वाज़े किया है कि अगर बातचीत का आगाज़ होता है तो पार्टी के लोग ही मुज़ाकरात करेंगे। ऐसे में हुकूमत के इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी की मुबहिम सी खामोशी पर भी बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खुद को आइन की मुहाफिज कहती है। पीपल्स पार्टी आइन और जुडिशरी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अब सामने क्यों नहीं आ रही है, ये सवालात उठ रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी ने आइन के साथ खड़े ना होने पर पीपल्स पार्टी पर कुछ ऐसे तनकीद की। क्या कहा शाह साहब ने, देखिए। मसलतन खामोशी जो पीपल्स पार्टी ने इख्तियार की है ये नाकाफी है। या पीपल्स पार्टी आइन के साथ खड़ी हो या पीपल्स पार्टी आइन को एब्रोगेट करने का ऐलान कर दे। आधा तीतर आधा बटेर नहीं हो सकता। आज पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप में लाइन डिवाइड करनी है, क्लियर डिवीजन आएगी। आइन के साथ कौन खड़ा है, आइन से मुतसादिम कौन खड़ा है। नाज़रीन, मैं तो ये सोचने पर मजबूर हूँ कि क्या मुल्क के आइन और जुडिशरी को सिर्फ इसलिए दाव पर लगाया जा रहा है कि इमरान खान मकबूलियत की मेराज पर हैं और इलेक्शन हुकूमत को सूट नहीं करते।
डर का खौफ है, हार का खौफ है, लेकिन सियासत को बचाने के लिए रियासत को ही दाव पर लगाना ये कहाँ की अक्लमंदी है, कहाँ की दानिशमंदी है। सवाल ये भी उठ रहा है कि हुकूमत इलेक्शन के लिए तैयार नहीं तो मुज़ाकरात का ऑप्शन ले सकती थी, लेकिन डायलॉग की बजाय महाजराई की सियासत मुल्की मफाद में ये कैसे हो सकती है। मौजूदा सियासी और आइनी बहरान से निकलने का वे आउट हो क्या सकता है। मैं बात करूँगी, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर राना एहसान अफजल साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया राना साहब आपका। राना साहब, एक सादा सा मामला, 90 दिन में इलेक्शंस होने हैं, आइन इस बात पर पाबंद करता है, इतना ज़्यादा इसको पेचीदा बना दिया गया है और जजेस के इख्तलाफी नोट को ही ऑर्डर मानकर इतनी ज़्यादा एक कन्फ्यूजन फैला दी गई है कि उधर से भी महाजराई की सिचुएशन तैयार है, PTI भी सड़कों पर आने के लिए तैयार है। आप तो 10 कदम आगे चले गए, आप लोगों ने तो ये मामला इतना कॉन्ट्रोवर्शियल बना दिया राना साहब ने आज ये बात करके कि हाँ, इस बात पर गौर हो रहा है कि चीफ जस्टिस समेत जो 3 रुकनी बेंच है हम इसके खिलाफ रेफरेंस ही ले आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वालेकुम सलाम। देखिए, हमने तो कुछ भी नहीं किया, ये तो सवालात सुप्रीम कोर्ट के अंदर से उठ रहे हैं ना। सुप्रीम कोर्ट के अंदर सवाल उठा कि 4-3 का फैसला जो है फैसला था। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है वो जस्टिस काजी फायज ईसा साहब की जजमेंट आई और उसको एक इंतज़ामी सर्कुलर के तहत रद्द कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है वो जस्टिसेस अपने आप को रिक्यूज़ कर रहे हैं इस बेसिस के ऊपर के सुओ मोटो की जो सुनवाई हो रही है वो नहीं होनी चाहिए, और फिर भी वो जो 9 मेंबर का जो बेंच था वो 3 मेंबर बेंच पे आ गया है। तो ये सारे सवालात तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर उठ रहे हैं और उसकी जो एक कह लें कि जो मामला एक मेजॉरिटी फैसले का माइनॉरिटी के मुताबिक लेके जाया जा रहा है, ये सवाल भी जो है अंदर उठ रहा है सुप्रीम कोर्ट के। तो हम तो सिर्फ बकायदा उस आवाज सुप्रीम कोर्ट में सवालात अब इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि आप हर मामला सियासतदान सुप्रीम कोर्ट पे लेकर जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट बारहा कह चुकी कि पार्लियामेंट के सियासी मामले अगर पार्लियामेंट में हल करे तो ज्यादा बेहतर होगा। इससे पहले वाली समाअत में भी चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि सियासी जमातें आपस में बातचीत कर लें, मुज़ाकरात कर लें, कुछ वक्त आगे पीछे इसमें हो सकता है। जब सियासी जमातें ही हर मामला सुप्रीम कोर्ट में उठाकर लेकर जाएंगी तो फिर तो मामलों में इस तरह पेचीदगियां पैदा होंगी। इस वक्त तो मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा पाकिस्तान को जिस चीज की जरूरत है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट के जज आपस में बैठ जाएं और वो मामलात को तय कर लें ताकि जो साख बची कुची रह गई है सुप्रीम कोर्ट की वो बच जाए और फुल कोर्ट बेंच बिठा दिया जाए। अभी तो ये वक्त की जरूरत है और मेरे ख्याल से ये इलेक्शन वक्त की जरूरत नहीं है क्या? देखें, नहीं, इलेक्शन से कौन घबरा रहा है, इलेक्शन से कौन मुकर रहा है, कोई भी नहीं मुकर रहा। देखें, जो इलेक्शन कमीशन है उसका फर्ज है कि उसने फ्री और आईनी फर्ज है, ये आइन के मुताबिक उन्होंने फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराना है और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की जो तशरीह की उन्होंने उसके मुताबिक उन्होंने इलेक्शन के स्केड्यूल को आगे बढ़ाया। अब जो हकायक हैं वो आगे आ गए, सेंसस के हकायक हैं, ह्यूमन रिसोर्स वहाँ बिजी है, तो उन्होंने नेक्स्ट जो डेट है वो अक्टूबर की दे दी और अक्टूबर की डेट जब उन्होंने दे दी तो उसके बाद ये मामला जो है ये हाई कोर्ट्स वगैरह की तरफ रेफर हो जाता है कि वहाँ जो लाहौर हाई कोर्ट है वहाँ मामला चला जाए। लेकिन लाहौर हाई कोर्ट तो पहले ही फैसला दे चुकी थी कि इलेक्शन कमीशन डेट को अनाउंस करे, इलेक्शन कमीशन ने फिर डेट को अनाउंस नहीं किया, तभी तो मामला सदर तक गया था। नहीं, उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने डेट जो 30 अप्रैल की डेट थी उसके मुताबिक अपनी कार्रवाई स्टार्ट कर दी, लेकिन जो हकायक सामने आ गए उसके बाद उन्होंने अक्टूबर की डेट दे दी। अब इलेक्शन कमीशन एक आईनी अदारा है और वो बरहक है कि वो डेट दे सकता है। देखें, इलेक्शन कमीशन का ये हम सारे कहते हैं कि 90 दिन के आइन में लिखा हुआ है, ये बड़ा सिक्का बंद बात है, 90 दिन में इलेक्शन होना चाहिए। आइन में ये सबसे पहले लिखा हुआ है कि फ्री फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस कराने। अगर इलेक्शन कमीशन जल्दी में इलेक्शन कराए और वो फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन ना हो तो फिर तो वो अपना आइनी फर्ज पूरा ही नहीं कर रहा। तो ये जो तयन करना है कि वो फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कब करा सकता है, ये इलेक्शन कमीशन ने डेट दे दी अक्टूबर की। ये आप लोग कैसे कह सकते हैं कि अगर 30 अप्रैल को इलेक्शंस होंगे ये फ्री एंड फेयर नहीं होंगे, 8 अक्टूबर को होने वाले इलेक्शंस फ्री एंड फेयर होंगे? और जो उज़र जो मजबूरियां आप लोग बयान कर रहे हैं, आज वज़ीर आज़म साहब भी यही बात कर रहे थे कि मौजूदा हालात तो भाई इलेक्शंस की इजाज़त नहीं देते हैं। ऐसा क्या अक्टूबर में 4 महीनों के बाद हो जाएगा कि सारे मसाइल ख़त्म हो जाएंगे, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस भी हो जाएंगे, आपकी इकॉनमी भी ठीक हो जाएगी, सब कुछ दस्तयाब हो जाएगा? ऐसा क्या हो जाएगा 4 महीनों में? मैं बताता हूँ, अक्टूबर में हमारी हुकूमत नहीं होगी,
केयर टेकर हुकूमत होगी, उसकी तरजीह इलेक्शन कराना होगी। हमारी तरजीह इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर है, हमारी तरजीह इस वक्त 30 अप्रैल तक सेंसस कराना है जो कि शुरू हो चुका है, जिस पे ह्यूमन रिसोर्स ऑलरेडी मुख्तस हो चुके हैं। क्या उसको रोक के जो है फिर इलेक्शन करा दिया जाए? ये सारे मामला उस वक्त तक जो बहुत बड़ा फर्क आ जाएगा वो ये होगा कि केयर टेकर हुकूमत होगी, अगस्त में हमारी हुकूमत खत्म हो जाएगी। नहीं, तो जो पंजाब और केपीके की असम्बलियाँ तहलील हुई हैं, यहाँ पर तो आइन के मुताबिक इलेक्शंस होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? आइन में तो कहीं इस बात की गुंजाइश नहीं है। फिर आइन में इस बात को क्यों वाज़े तौर पर लिखा गया है कि ये आइनी तौर पर आप लोग असम्बलियाँ इस तरह तहलील कर सकते हैं? अगर असम्बलियाँ वक्त पर तहलील हों तो 60 दिन में, अगर खुद तहलील की जाए वक्त से पहले तो 90 दिन में। आइन में अगर इस चीज़ की गुंजाइश रखी गई है तो यही कह के रखी गई है ना कि आपने 90 रोज़ में इंतखाबात करवाने। ये तो नहीं कहा कि जब तक विफाक राजी नहीं होगा तो सूबों में इलेक्शन नहीं हो सकते, भले ही आप लोग असम्बलियां डिसॉल्व कर दें। आइन में कहां लिखा है? देखिए, बात फिर मैं आपको रिपीट करता हूं कि जो ईसीपी है उसने हवा में तो इलेक्शन नहीं कराना, उसको जो मावनत चाहिए है, वफाकी मावनत भी चाहिए है, उसको सूबाई हुकूमतों की मावनत भी चाहिए। सूबाई हुकूमतें इस वक्त एंगेज हैं सेंसस के अंदर, वफाक की भी कुछ अदारे जो हैं वो सेंसस में एंगेज हैं। कुछ और जो मामलात हमने हाईलाइट किए वो हकीकत के ऊपर मबनी है। जब हमारी हुकूमत नहीं रहेगी, सेंसस मुकम्मल हो जाएगा, तो फिर वो जो हुकूमत उसकी तरजीह, उसका फोकस इलेक्शन पे होगा, वो इलेक्शन करा देगी। और दूसरा, हमारा मौक़िफ़ इस पर बड़ा क्लियर है कि हम समझते हैं, हमारा ये बिलीफ है कि अगर इलेक्शन अलग-अलग होंगे तो उससे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की बुनियाद रहेगी, बुनियाद रखती जाएगी। और एक नया जमहूरियत के अंदर, पाकिस्तान की जो कमज़ोर जमहूरियत पहली कमज़ोर है, उसके अंदर एक नया जो है वो एक लड़ाई झगड़े का जो है वो मंजर जो है वो क्या लड़ाई झगड़े का मंजर? क्या आप लोगों को लगता है कि अगर पंजाब केपीके में पहले इलेक्शंस होते हैं और इसमें पीटीआई बिल्कुल जीत जाती है तो आप लोगों के लिए मसाइल पैदा होंगे बाद में विफाक के इलेक्शंस लड़ने में? नहीं, अगर पीटीआई हार जाती है तब भी मसाइल पैदा होंगे। और अगर पीटीआई, देखें, बात यह है कि जब इनकी पीटीआई की हुकूमत थी और हम एक आईनी तौर पे नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आए तो उसको किस तरीके से रोका गया और फिर उसके नतीजे में ये लोग आइन शिकन डिक्लेयर हुए। तो जब भी हुकूमतें किसी आज यहाँ पोलराइज्ड माहौल के अंदर, तो ये आप इलेक्शन करा दें, किसी और सूबे में रिजल्ट कोई आगे पीछे हो तो वो कौन तस्लीम करेगा? यहाँ तो मैं नॉर्मल इलेक्शन जो है उसका रिजल्ट कोई तस्लीम नहीं करता। तो जहाँ हुकूमतें किसी और की होंगी वहाँ इलेक्शन मुतनाज़े हो जाएंगे और फिर ये कमज़ोरी की तरफ जमहूरियत जाएगी। तो बेहतर है इलेक्शन एक साथ हो, ये मौक़िफ़ हमारा है। और जब देखें, मैं फिर आपको लेकिन तहरीक इंसाफ ये भी समझती है कि आप लोग जो हैं वो अक्टूबर से भी इलेक्शंस की जो मुद्दत है उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, अभी मामला डिले करवा के फिर बाद में नहीं सकते। ये तो बोगस बात है, ये बिल्कुल प्रॉपर। हमें तो ये भी बोगस लगती थी कि पंजाब और केपीके की असम्बलियां जब तहलील हो जाएंगी और 90 रोज में इलेक्शंस नहीं होंगे, जब ये कहा जाता था कि नहीं हो सकते, हमें तो ये भी बोगस लगता था, लेकिन हो रहा है, क्या करें? नहीं, जब ये कहा जा रहा है कि हम जो हैं वो अक्टूबर में इलेक्शन नहीं कराएंगे, हम तो हुकूमत में होंगे ही नहीं। हुकूमत में तो केयर टेकर हुकूमत होगी, हम तो इक्तदार में मौजूद। अभी भी पंजाब और केपीके में केयर टेकर हुकूमतें ही है ना, नहीं करवा रहे। नहीं, आप देखें वजह क्या है, क्यों नहीं करवा रहे? क्यों ईसीपी ने कहा कि हम इलेक्शन नहीं करवा सकते? क्योंकि जो देखें, लाहौर हाई कोर्ट ने मना कर दिया कि हम आरओ नहीं दे सकते। उन्होंने मना नहीं किया लाहौर हाई कोर्ट ने कि हम आरओ आपको प्रोवाइड नहीं कर सकते इलेक्शन के लिए। तो वहां उनके पास नहीं थे आरओ देने, जज नहीं थे देने के लिए एज आरओ। इसी तरह जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो सेंसस के अंदर मसरूफ है, पुलिस सेंसस के अंदर मसरूफ है, वो 30 अप्रैल तक मुकम्मल होना है। तो ये हकायक है ना, ये झूठे बयानात तो नहीं आ रहे। अब आपकी तो आप लोग कल, ये फैसला हो चुका है कि कल 3 रुकनी बेंच का बाइकआउट करने जा रहे हैं या इंतजार करेंगे फैसला क्या आता है, उस फैसले के बाद अपनी स्ट्रैटेजी बनाएंगे? नहीं, ये तो पीडीएम ने अनाउंस कर दिया है कि हम इस 3 रुकनी बेंच को मुस्तरद करते हैं। तो इसका मतलब कल अटॉर्नी जनरल पेश होके ये कहेंगे कि हम तो ये 3 रुकनी बेंच का बाइकआउट करते हैं, हम फुल कोर्ट का मुतालबा करते हैं, ये डिसाइडेड है, राइट? देखिए, बिल्कुल फुल कोर्ट का मुतालबा किया जाएगा और ये जो 3 रुकनी बेंच है इसकी एक तारीख है। और अब वो जो पहले तो सवालात उठते थे कि जी ये जो है वो बेंच फिक्सिंग होती है, अब तो मेरे ख्याल से अवाम को जवाब मिल चुका है इस सवाल का बहुत शुक्रिया राना एहसान अफजल साहब मेरे साथ ही। बहुत ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं एक वक्फे के बाद।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली नवाज अवान साहब मुझे ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया अली नवाज साहब आपका। अली नवाज साहब, कल बड़ा अहम दिन है, आप लोगों की क्या एक्सपेक्टेशंस हैं इलेक्शंस की तारीख को लेकर कि क्या 30 अप्रैल पर ही वो फैसला आ सकता है? क्योंकि जुम्मे वाले दिन चीफ जस्टिस साहब ने कहा था कि जो पीर का सूरज होगा वो अच्छी खबर लेकर तुलू होगा। दूसरी तरफ आज कल राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि चीफ जस्टिस समेत तीनों जजेस पर जो है वो लगाने जा रहे हैं, जो रेफरेंस दायर करने का वो इरादा रखते हैं। आज शहबाज शरीफ साहब ने कह दिया है भाई मौजूदा हालात तो इजाज़त नहीं देते हैं कि हम फौरी जो है ना वो अक्टूबर से पहले इलेक्शंस में जाएं। आप लोग एहतजाज की तैयारी कर रहे हैं, उधर वो लोग अपना एहतजाज रिकॉर्ड करने की तैयारी कर रहे हैं, तो क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आप लोगों को? एक्सपेक्टेशंस कोई, ये देखें, ये कोई लड़ाई नहीं है। लड़ाई तो सिर्फ ये है कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर पूरा रहना है कि नहीं रहना। कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन अगर सुप्रीम कोर्ट ने करनी है और सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर क्या डिसीजन देता है। पाकिस्तान की अगर माजी देखा जाए और पाकिस्तान के अंदर देखा जाए कि आइन क्यों टूटता है, तो आपको आज समझ आएगी कि पाकिस्तान क्यों टूटता है। कि जब पॉलिटिकल पार्टीज के पास भी पावर आती है तो पॉलिटिकल पार्टीज भी आइन को पूरा करने की जो उनकी मेन जिसके ऊपर वो खड़ी है उसको वायलेट करती हैं। आपके सामने ये चीज 97 के अंदर हुई और अब दोबारा रिपीट हो रही है। हम क्या कह रहे हैं, हमने एक सूरी साहब ने तो अपनी रूलिंग पास की, ये लोग सुमोटो हुआ, यही चीफ जस्टिस थे उस वक्त। ये चीफ जस्टिस बहुत अच्छे हो गए जब उन्होंने रूलिंग पास की सूरी की रूलिंग के अगेंस्ट, जजमेंट पास की सूरी की रूलिंग के अगेंस्ट, तो ये उस वक्त सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल ठीक थी। और आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला क्या करना है? सुप्रीम कोर्ट ने की गवर्नमेंट तो खत्म करनी नहीं है, ना इस तरह का केस उनके सामने है। उनके सामने केस क्या है कि जो 2 प्रोविंशियल असेंबलीज आईनी तौर पे डिसॉल्व हुई हैं, उनके अंदर 90 के अंदर इलेक्शन होना है कि नहीं होना, दिस इज द जजमेंट। लेकिन बड़े उज़र भी पीपल्स पार्टी भी दे रही है। मैं कमर दिलशाद साहब को भी देख रही थी, पढ़ रही थी। पीपल्स पार्टी तो हवाला देती है 2007 का, जब बीबी की शहादत हुई थी। उनका कहना है कि तभी इलेक्शंस लेट हुए थे। फिर कमर दिलशाद साहब कहते हैं कि ये इस तरह की गुंजाइश है इलेक्शन एक्ट में कि नागुज़ीर हालात में आप इलेक्शंस को आगे ले जा सकते हैं और इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार है कि वो इलेक्शन की डेट में हालात को मद्देनज़र रखते हुए आगे पीछे कर सकते हैं डेट को। तो अगर तो आइन के मुताबिक खेलना है तो आइन में तो इस चीज़ की गुंजाइश भी अब हमें पढ़ाई जा रही है, बताई जा रही है। देखिए, मुझे सबसे बड़ा ज्यादा अफसोस तो है पीपल्स पार्टी पे, और वो पीपल्स पार्टी इसको कहाँ जाके लिंक कर रही है, ये सबसे ज्यादा अफसोस बात है। हाँ। बीबी की शहादत को लिंक किया जा रहा है आज के दौर के साथ, और कर कौन रही है? पीपल्स पार्टी कर रही है। ये बहुत ज्यादा अफसोस की बात है। जो अपने आप को कस्टोडियन ऑफ 1973 कॉन्स्टिट्यूशन कहती है और खालिक अपने आप को 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन का कहती है, बहुत सद अफसोस इस चीज पे किया जा सकता है। बिल्कुल ठीक है। दूसरी तरफ अगर सिर्फ आप उसकी इंटरप्रिटेशन के ऊपर आ जाए, मैं लॉयर हूँ, मेरी शायद कोई इंटरप्रिटेशन हो, आप एज एन एंकर आपकी कोई इंटरप्रिटेशन हो, नहीं, मैं इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकती, तो मैं तो जो इंटरप्रिटेशन का लिखा हुआ पढ़ूंगी आईनी माहिरीन का, कानूनी माहिरीन का, मैं तो वो बता सकती हूँ। मैं अपनी तरफ से इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकती। एज ए लेजिस्लेटर जो मैं इंटरप्रिटेशन कर रहा हूँ, और एज एन कॉमन सिटीजन जो आपके सामने एज ए लॉजिक, एज ए मंतक, एज ए कॉन्स्टिट्यूशन जो पढ़ा हुआ है, क्योंकि हमारा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है ना, हर कोई पढ़ सकता है, और उसकी इंटरप्रिटेशन का जो आखिरी फैसला है वो सुप्रीम कोर्ट ने करना है, और वो बाइंडिंग है 189 के तहत तमाम कॉन्स्टिट्यूशन इदारों के ऊपर। अब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर छोड़ देते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर फैसला करे। अगर हम ये कहते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मानते, तो मुझे बताइए, तो ये बनाना रिपब्लिक बन जाएगी ना, उसके अलावा तो कोई चारा नहीं है। देखिए हुआ क्या, पाकिस्तान की अगर हिस्ट्री उठा के आप देखें, जब भी एब्रोगेट हुआ है, जब भी कानून टूटा है, जब भी सब कुछ हुआ है, सबसे ज्यादा कौन सा फैसला दोहराया जाता है? जस्टिस मुनीर का। और वो क्या है कि डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी उन्होंने इसको स्टार्ट किया था। क्या इस वक्त हम मुतहम्मल हो सकते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी के? क्या पाकिस्तान के जो जजेस हैं वो क्या ये फैसला नहीं कर चुके हुए कि हम खड़े हैं पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के साथ? अब उसकी जो भी इंटरप्रिटेशन, अगर कल अटॉर्नी जनरल पेश होकर बायकॉट ही कर देते हैं बेंच का, तो क्या ऑप्शन होगी? आपको तो कानून का पता है, क्या हो सकता है फिर? मैं आपको बड़ी क्लैरिटी बताता हूँ। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं जिसपे आप, मैं और आपका डिफर हो सकता है एज अ लॉयर बहुत सारी चीजों के ऊपर। जब आप एक चीज रख के अदालत के पास जाते हैं और अदालत के पास जाते हैं कि अदालत जो भी फैसला करेगी मुझे कबूल होगा, चाहे वो मुझे अच्छा लगे बुरा लगे। अगर आप उसका बाइकआउट कर देंगे ना,
तो आर्टिकल 6 लगेगा कि जब आप कहेंगे मैं कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानता, हाँ कॉन्स्टिट्यूशन का ऊपर एक फैसला आ गया, उसके ऊपर मैं बेंच को ना मानना, बेंच का बाइकॉट करना, आपके ख्याल में ये आर्टिकल 6 के जुमरे में आता है? शादी जब मैं कह रहा हूँ मैं कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानता, तो मुझे बताएं आर्टिकल 6 लगेगा कि नहीं लगेगा? आर्टिकल 6 क्या कहता है? अपने आर्टिकल 6 को, आर्टिकल 6 कहता है कि आपकी जो सुप्रीमेसी है, जो जुडिशरी है, जो कॉन्स्टिट्यूशनली राइट देता है कॉन्स्टिट्यूशन जुडिशरी को, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जब आप इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को रद्द कर देते हैं, आप उसका बाइकआउट कर देते हैं, आप कहते हैं मैं उनके फैसले को नहीं मानता, आप जो कॉन्स्टिट्यूशन उसे पावर देती 184(3) की, मैं उसे नहीं मानता, मैं उन तमाम जजेस पे मेरा एतमाद नहीं है, तो मुझे बताएं क्या फैसला आएगा? फैसला सुन लेना, फैसला A, B किसी भी सूरत में आता है, चैलेंज हो सकता है बाद में? बिल्कुल चैलेंज हो सकता है, हर फैसला चैलेंज होता है। आपने देखा होगा जब नवाज शरीफ साहब नाअहल हुए थे, उसके अगेंस्ट भी रिव्यू गया था। जब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब नाअहल हुए थे, उसके अगेंस्ट भी रिव्यू गया था। रिव्यू तो एक आपका कानून, मुझे फिर समझ में नहीं आ रही ना, इस तरह फैसला आ जाएगा, आपको पसंद नहीं आएगा चैलेंज कर देंगे, उनको पसंद नहीं आएगा कोई फैसला वो चैलेंज कर देंगे। मसला है 90 रोज का, अगर चैलेंज करके आपने मियाद कोई बढ़ा देना है तो सवाल तो फिर वहीं खड़ा रहेगा ना कि भाई आइन तो हमें ये कह रहा है कि 90 रोज में आपने करवाने हैं। अब 30 अप्रैल की डेट जो है वो फैसला मानने में, ना मानने में, चैलेंज में दोबारा समाअत में गुजर जाती है, देन व्हाट? देखिए मैं एक बात आपको बताऊं, ये क्यों हो रहा है साहब? सबसे बड़ी बात आपको याद होगा, आप कवर कर रही थी, और हमें सबसे बड़ा जब हम कहते थे कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया हम बिल्कुल मान रहे हैं, पर ये रजीम चेंज है। हम ये कहते थे कि ये पाकिस्तान के अंदर सिर्फ साजिश नहीं हुई, पाकिस्तान के बाहर भी साजिश हुई। तो हमें क्या कहते थे, जो मर्जी कहें आप, है तो ये आईनी, हमने आपको आईनी तरीके से हटाया और आईनी तरीके से हमारा वजीर आज़म बना शहबाज शरीफ। अगर हमें ये कहा जाए कि आपने असेंबलियां गलत तोड़ी है, हम कहेंगे जी आप समझ सकते हैं गलत, क्या आइन के अंदर कोई ऐसी शक है जो हमें कह रही है असेंबलियां हमने गलत तोड़ी है? ये पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर डोमेन है, पावर्स दी हुई है वजीर आजम को, वजीर आला को, कि आपको जब लगे कि आपने जो लोगों से वादा किया हुआ है आप उसे पूरा फुलफिल नहीं कर सकते, आप किसी वक्त भी दोबारा मैंडेट ले, आवाम के पास दोबारा जाके मैंडेट ले सकते हैं और ज्यादा पावर के साथ आ सकते हैं, या आपकी हुकूमत खत्म हो जाएगी। पर जब मैं इस चीज को ही नहीं मानता तो मुझे बताएं इसका हल क्या है? ये तो ये तो आप बनाना रिपब्लिक की तरफ जा रहे हैं ना। और दूसरी तरफ जो आपने बात की कि 90 डे बिल्कुल ठीक है, पर उसके साथ 254 भी है, 245 के 254 जो कहता है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी जजमेंट दी, जो लास्ट जजमेंट दी थी, नियरेस्ट पॉसिबल, जिसमें थोड़ा सा आप चेंज भी कर सकते। जैसे मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ, जब हमारे खिलाफ ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया तो हमारे उस दरमियान के अंदर दो, आपको याद होंगे, OICs का इजलास मुनक्किद हुआ, एक सरबराहान का हुआ है और एक सेक्रेटरी लेवल का हुआ। उसकी वजह से कुछ 10-15 दिन आगे चली गई डेट, तो 10-15 दिन, 20 दिन, 25 दिन से कोई फर्क नहीं पड़ता। एज लॉन्ग एज सुप्रीम कोर्ट ये समझ ले कि हाँ इतना टाइम जरूरी चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट अगर से वैलिडेट कर देती तो बात खत्म हो जाती। लेकिन आप लोगों की स्ट्रेटजी क्या है? जाहिर है आप लोगों ने फैसले को लेकर अब कोई ना कोई तो स्ट्रैटेजी बनाई होगी। अगर फैसला आप लोगों के तवक्कुआत के बरक्स आ जाता है तो इमरान खान साहब ने तो कहा है सड़कों पर निकलेंगे, फिर एक कैंपेन शुरू होगी, फिर सड़कों पर अब वही सब कुछ, सड़कें ब्लॉक होंगी, प्रोटेस्ट होगा, एहतजाज होगा, फिर वही सारी एपिसोड रिपीट होएगी। नहीं बिल्कुल नहीं शादी, तो इसको थोड़ा समझ लीजिए। फैसले आपने जो केस है उसके अंदर एक फैसला आना क्या है, उन्होंने ये कहा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने जो सवाल रखा है वो ये रखा है कि 90 दिन के अंदर अगर आप इलेक्शन नहीं करा सकते तो कब करा सकते हैं, और आपने जो डिले उन्होंने बता दिया है कि हम 8 अक्टूबर को करा सकते हैं। नहीं सिर्फ उन्होंने नहीं, उन्होंने पहले 30 अप्रैल कहा था। अगर आप याद रखें, जो सुप्रीम कोर्ट ने जो हमारी पिटीशन एक्सेप्ट की है उसके अंदर हमने यही कहा है ना कि वो तौहीन अदालत के अंदर गए, तो उन्होंने आके सेटिस्फाई करना है अदालत को, और उन्होंने ये सवाल किया है उनसे कि वाई 8 अक्टूबर देन, इतना ज्यादा टाइम क्यों चाहिए? आपके सामने ये होना है, मेरा ख्याल है 10 नहीं 20 दिन लेट हो जाएगा, 20 नहीं 1 महीना लेट हो जाएगा, इलेक्शन कॉल हो जाएंगे। हमारा ये है कि देखिए हम तो हमेशा हुक्मरानी मांगते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की। तो आप लोगों के जहन में है कि 30 अप्रैल से भी कोई महीना 15 दिन आगे हो सकते हैं इलेक्शंस?
इतना बड़ा हर्ज नहीं है, अगर 10 दिन 15 दिन महीना आगे अरे इतना बड़ा वो हर्ज नहीं है तो फिर 2-3 महीनों से भी क्या फर्क पड़ता है? इतनी एजिटेशन क्यों, इतनी अफरा तफरी फैल गई है? कल से तो यकीन करें डर लग रहा है नवाज शरीफ की बात सुन के कि अगर इंतखाबात के हवाले से फैसला आ जाते तो डॉलर 500 पे चला जाएगा। हमारे जहनों से तो वही बात नहीं निकल रही है कि फिर क्या होगा। शादी बिल्कुल ठीक है। एज ए कॉमन सिटीजन जिसको भी पाकिस्तान के साथ थोड़ा सा भी अब लोएस्ट लेवल पे भी अगर कोई कहीं अपनाइयत है तो वो बंदा बिल्कुल स्केर्ड है इससे। बट इसका हल क्या, आप क्या इनके जो 1 साल की जो इनकी परफॉर्मेंस है उनको अगर आप मेजर करें तो क्या समझती हैं इनको 6 महीने और दे देने चाहिए? क्या आप समझती हैं कि ये इनकी जो गवर्नेंस मॉडल है वो ठीक है, जो इनका फाइनेंस मॉडल है वो क्या ठीक है, जो इनकी फॉरेन पॉलिसी का जो मॉडल है वो ठीक है? अगर आप समझती हैं दे देना चाहिए तो आपके सामने है। अगर 1 साल की परफॉर्मेंस ये है कि पाकिस्तान के साथ कोई दोस्त मुमालिक बैठना नहीं चाहते, पाकिस्तान के IMF ने अपनी नेगोशिएशन खत्म कर दी हुई है, पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो पाकिस्तान की तारीख 75 साल की तारीख में सबसे ज्यादा महंगाई है, पाकिस्तान की 1 साल के अंदर जो सबसे ज्यादा डिवेल्यू हुआ है पाकिस्तान करेंसी वो इस साल के अंदर हुई है। क्या पाकिस्तान के अंदर कोई गवर्नेंस मॉडल है? अभी आपने देखा कि ये कह रहे हैं हमारे पास पैसा नहीं, अभी 54 अरब रुपए की सब्सिडी दी उन्होंने आटे, और आपने देखा पाकिस्तान के अंदर क्या हुआ है, 11 लोग सिर्फ एक स्टैम्प पैड के अंदर कराची में जिसमें बच्ची बूढ़ी खवातीन बंदे हालात हुए, जिस तरह पूरे पंजाब के अंदर KP के अंदर आंसू गैस शेलिंग हो रही है, हवाई फायरिंग हो रही है। चलें देखते हैं कल इस हवाले से क्या फैसला आता है, क्या आप लोगों की स्ट्रैटेजी होगी, क्या नून लीग की स्ट्रैटेजी होगी। कल इस हवाले से ज़ाहिर है बहुत सी चीज़ें खुलकर सामने आएंगी, सूरत हाल वाज़े होगी। बहुत बहुत शुक्रिया अली नवाज अवान साहब मेरे साथ थे। ब्रेक लेनी है, नाज़रीन वापस आते हैं एक वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, एक तरफ पंजाब और KPK के इंतखाबात मुलतवी कराने का मामला सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के सामने ज़ेर समात है, तो दूसरी तरफ ये बहस भी ज़ोर पकड़ रही है कि क्या वाकई ही इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार है कि वो ज़मीनी हक़ाइक़ का जवाज़ बनाकर इलेक्शन को डिले कर सकता है, और इलेक्शन कमीशन का ये इक़दाम सुप्रीम कोर्ट समेत किसी लीगल फोरम पर चैलेंज भी नहीं हो सकता। सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या वाकई इलेक्शन एक्ट 2017 की दफ़ा 58 के तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नागुज़ीर हालात की बिना पर इलेक्शन शेड्यूल में रद्दोबदल करने का भी मजाज है, इख्तियार रखता है। यहाँ ये भी सवाल है कि इलेक्शन कमीशन ने सूबों के इंतखाबात मुलतवी करने के लिए जो वजूहात दी हैं क्या वो काबिल कबूल हैं? अगर इलेक्शन पोस्टपोन करके इलेक्शन कमीशन ने अपना आईनी इख्तियार इस्तेमाल किया है तो सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समात PTI की दरख्वास्त का फिर मुस्तकबिल क्या है? फिर इतनी पेचीदगी क्यों बन गई है? क्या मौजूदा सूरत हाल में 2 आईनी इदारे यानी सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आमने सामने हमें नज़र आ रहे हैं? यहाँ ये भी सवाल उठ रहा है कि सूबों में 90 रोज़ में इलेक्शन ना करवाने पर सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई भी कर सकती है या नहीं। यही सवालात हम सामने रखेंगे। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया कंवर दिलशाद साहब आपका। कंवर दिलशाद साहब, आज मैं आपका भी एक इंटरव्यू पढ़ रही थी जिसमें आपने कहा है कि इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार है कि नागुज़ीर वजूहात की बुनियाद पर इलेक्शन एक्ट 2017 की दफ़ा 58 के तहत नागुज़ीर अगर हालात हों तो इलेक्शन शेड्यूल में रद्दो बदल किया जा सकता है। अगर ये भी इतनी सिंपल सी बात है, 90 रोज़ में इलेक्शन करवाना ज़रूरी है, ये भी इतनी सिंपल सी बात है, तो मामला इतना पेचीदा क्यों है आज फिर? ये सारे मामला हमारी बदकिस्मती हुई है कि सारी अदालतें बीच में आ गई। हालांकि ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ये केस लेना ही नहीं चाहिए था। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का मैंडेट था। जब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने अपने ठीक है कि पहली दरख्वास्त के ऊपर या पहले ऑर्डर के ऊपर पहले जजमेंट के ऊपर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने प्रेसिडेंट पाकिस्तान से मशावरत के बाद 30 अप्रैल की डेट मुकर हो जाती, ये दुरुस्त हो गया और शेड्यूल जारी कर दिया। तकरीबन 8,500 उम्मीदवारों ने अपने कागजात नामजदगी जमा भी करा दी। लेकिन इसी दौरान में एक बड़ी अहम डेवलपमेंट ये हुई कि जब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने वज़ारत खजाना से 25 अरब की डिमांड की और हमारी जो सिक्योरिटी इदारे हैं उनसे कहा कि हमें 3.5 लाख का अमला दिया जाए, तो यहाँ सारा मामला जो था वो एक
नए सिरे से एक स्टेट की वफादात के तहत एक मसले सामने पेश हो गए। उसमें जैसे मैंने आपने आज आपसे मेरे इंटरव्यू का हवाला दिया है, ये तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान पर दर्जनों में हमने साले मौजूद हैं कि जब नागुज़ीर हालात की बिना पर इलेक्शन पाकिस्तान ने बाकायदा अपना शेड्यूल तब्दील किया कि 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, तो ये तो कभी किसी अदालत में चैलेंज नहीं हुआ। लेकिन अभी नागुज़ीर हालात है क्या? नंबर 1, नंबर 2, आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को ये मामला लेना ही नहीं चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट तो बारहा बहुत से मामलात में ये कह चुकी है कि सियासतदान पार्लियामेंट के जो मामले हैं ये पार्लियामेंट में खुद हल करें। जब सियासतदान उठ के जा के सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा नॉक करेंगे, खटखटाएंगे, तो सुप्रीम कोर्ट फिर क्या करे? सुप्रीम कोर्ट फिर ना सुने? नहीं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी देखें ना, हम बड़े अदब के साथ कह रहे हैं, और कल जो फैसला आएगा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है बहुत सही मायनों में रियासत के मफाद में फैसला करेंगे। ये जो मामला चलते आ रहे हैं कि जी वो कंटेम्प्ट लग जाएगी प्राइम मिनिस्टर पर या इलेक्शन कमीशन पर, ये नहीं होगा। यही मैं पूछना चाहती हूँ कि कुछ आईनी माहिरीन ये कह रहे हैं कि जो हुकूमत ये फैसला कर रही है, या अटॉर्नी, अभी राना एहसान भी मेरे साथ आपसे पहले प्रोग्राम में थे, मैंने उनसे सवाल किया कि ये फैसला हो चुका है कि अटॉर्नी जनरल कल पेश होके 3 रुकनी बेंच का बाइकआउट करें। कहते ये तो बिल्कुल वाज़ेह है, हमने बाइकआउट करना है और फुल कोर्ट का मुतालबा करना है। तो कुछ आईनी माहिरीन कह रहे हैं कि आप 3 रुकनी बेंच का बाइकआउट करने का मतलब ये कि आप आइन को मानने से इनकार कर रहे हैं। तौहीन अदालत तो बात की बात है, वो तो लगेगी, आर्टिकल 6 लगेगा। आर्टिकल 6 तो नहीं लगता, वो तो अपने इख्तलाफात है। जैसे आपको याद होगा कि जो दोस्त मजारी का जो थे वो क्या स्पीकर थे पंजाब असम्बली के, जब उन्होंने रूलिंग दी थी तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने रात को 11 बजे अपने बाकायदा हियरिंग शुरू कर दी और उन्होंने दोस्त मजारी के जो जजमेंट को या रूलिंग को उन्होंने मुस्तरद कर दिया। तो ये सारे तो मामला हमारी अदालतों में चलते आ रहे हैं। अब ये सामने ये आप ये देखें कि अब इलेक्शन की पाकिस्तान ने बहुत अच्छा जामे तरीके से अपने जवाब दाखिल करवा दिए हैं, और जिसमें कि उन्होंने ये कहा है कि जनाब हमारे जो सबसे बड़े जो आर्मी स्ट्रेटेजिक के जो डायरेक्टर जनरल हैं, उन्होंने ये कहा है कि हम 3.5 लाख का अमला आपको प्रोवाइड नहीं कर सकते इन हालात में, जैसे कि पाकिस्तान को हालात को दरपेश हैं। और ये वजूहात तो अब बाद में कल देखी जाएंगी। सबसे पहले आपके नज़दीक कल ये मामला सामने रखा जाएगा ना, अगर अटॉर्नी जनरल बेंच का बाइकआउट कर देते हैं, सबसे पहले तो ये मामला फिर देखा जाएगा कल। बाइकआउट नहीं, बाइकआउट का कोई असर नहीं पड़ेगा। पुराने बाइकआउट से कोई असर नहीं पड़ेगा। वो इसलिए कि जब दोस्त मजारी ने जब जजमेंट दी थी उस वक्त भी पीडीएम ने बाकायदा बाइकआउट किया था, आपको याद होगा। हाँ। और अफान कादिर साहब भी डाय से नीचे आ गए थे वापस, मैं बाइकआउट करता हूँ, मुझे मेरी हुकूमत ने कहा है कि हम इसको केस में हिस्सा नहीं लेंगे। ठीक हो गया, बाइकआउट की अगर कोई अहमियत नहीं है और फैसला यही होता है कि 30 अप्रैल को इंतखाबात कराने, हम आइन से टस से मस नहीं हो सकते, 90 रोज में होने हैं, तो 30 अप्रैल को ही होंगे, तो ऑप्शन क्या है? 90 रोज में कैसे करवा देंगे? जो पाकिस्तान की आर्मी की तरफ से ये आ रहा है कि जनाब हम 3.5 लाख का अमला नहीं दे सकते, तो फिर उसको अपने सुप्रीम कोर्ट को मद्देनजर नहीं रखेगी। चले इलेक्शन कमीशन को एक साइड पर रख दें आप, लेकिन जब एक डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन और के पास सेक्रेटरी डिफेंस ये कहे कि हम पोलिंग स्टेशन पर जो तकरीबन 70, ये जो वजूहात आप कह रहे हैं ना, ये वजूहात तो जब इलेक्शंस की डेट इलेक्शन कमीशन अनाउंस नहीं कर रहा था और पीटीआई सुप्रीम कोर्ट में ये मामला लेकर गई, ये वजूहात तो सारी तब भी रखी गई थी। इलेक्शन कमीशन ने तो तब भी कहा था कि इदारे हमारे साथ ताउन नहीं कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने तो तब भी कहा था कि हमें फाइनेंस मिनिस्ट्री हमारे साथ ताउन नहीं कर रही है, हमें अमला नहीं मिल रहा है, अब हमें पुलिस अफसरान जो है वो देने से इनकारी है निगरान पंजाब हुकूमत। तो मतलब कहने का ये सारी वजूहात तो पहले दी जा चुकी है ना। बिल्कुल, उसी ग्राउंड को देखते हुए उसी हम कह रहे थे ना कि जब इतने बड़े दलाइल पेश हो चुके थे इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की तरफ से, तो फिर सुप्रीम कोर्ट को वही केस खारिज कर देना चाहिए था। अब वो 9 जजों से 7 जज पे आए, 7 पे 5 पे आए, 5 पे 3 पे आए, 3 में 2 पे आ गए। ये सारे अंदर की हालात भी देखे ना, अंदर सुप्रीम कोर्ट में क्या हो रहा है। जब इतना अंदर से ज्यादा मामला जो है वो सही नहीं हो रहा, तकसीम हो रही है सुप्रीम कोर्ट, तो चाहिए था ये केस खारिज कर देते या पेंड कर देते, तो कह देते वो गैर महीना मुद्दे के लिए बातिल कर किया जाता है। तो इसको लेने की जरूरत क्या थी? इलेक्शन तो 90 दिन में तब हो जाए या 10 अब 6 महीने के बाद हो जाए, 3 महीने के बाद, ये तो माजी की रवायत चली आ रही है। 3-6 महीने डेटे एक्सटेंड हुई है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को नहीं पर आप पूरी हिस्ट्री नहीं पढ़ रही? इलेक्शन कमीशन ने अपना रिकॉर्ड पेश किया है। और लेकिन बहुत से आईनी माहिरीन कह रहे हैं कि इस पर इलेक्शन कमीशन और
प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई हो सकती है। बार बार मिसाल दी जाती है यूसुफ रज़ा गिलानी की कि यूसुफ रज़ा गिलानी को भी तौहीन अदालत पर ही घर भेजा गया था। तो ये एपिसोड रिपीट हो सकती है शहबाज शरीफ के साथ? नहीं हो सकती, वो इसलिए नहीं हो सकती यूसुफ रज़ा गिलानी ने खत नहीं लिखा स्विट्जरलैंड को बैक। यूसुफ रज़ा गिलानी ने खत नहीं लिखा था सुप्रीम कोर्ट के कहने पे, और शहबाज शरीफ सुप्रीम कोर्ट के कहने पे इलेक्शन नहीं करवाएंगे। शहबाज शरीफ का क्या ताल्लुक है? इलेक्शन कमीशन इलेक्शन करवाना है ना, वो चीफ एग्जीक्यूटिव तो एक अपनी मामलत कर सकते हैं, या फंड ले लें या अब लेवी ले लें, रेंजर ले लें, आर्मी का बंदोबस्त करें, ये उनकी जिम्मेदारी है। ये जिम्मेदारी तो नहीं है कि जो हुक्म जारी करें या आप इलेक्शन करवाएं। इलेक्शन तो करवाना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को बेंच बनाने के इख्तियार हैं, अपनी मर्जी का जिस तरह चाहे मर्जी के बेंच बनाएं, कोई रुकावट नहीं है। तो इलेक्शन भी पाकिस्तान की आर्टिकल 219 के तहत उनके मामला में भी मुदाखलत करना दुरुस्त नहीं है। चले, अगर शहबाज शरीफ पर नहीं लगेगी तौहीन अदालत तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर लगेगी। फिर चीफ इलेक्शन कमीशन पर तहूजा नहीं लग सकती, उनका स्टेटस सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर है। वो कैसे लगाएंगे उसके ऊपर तहरीर अदालत? हाँ, अपना आर्टिकल 209 के तहत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में तो के खिलाफ किया जा सकता है, लेकिन तौहीन इलेक्शन कमीशन कैसे लगा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक आईनी इदारा है, तो आईनी इदारे को जिसके इख्तियार हाई कोर्ट के जज के बराबर है, जिनके मेंबर जो है हाई कोर्ट के जज के बराबर है, चीफ इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 213 के तहत सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर है, तो कैसे लगाएगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तौहीन अदालत? जबकि हमारी हुकूमत पाकिस्तान कह रही है हम आपको 3.5 लाख नहीं देखते, सिक्योरिटी आप नहीं दे सकते, सारा कुछ उन्होंने। चीफ जस्टिस एक बार तो फुल कोर्ट का मुतालबा मुस्तरद कर चुके हैं, लेकिन दोबारा भी इसको दोबारा इस पर नजरसानी तो हो सकती है। कल अगर पीडीएम कहे, हुकूमत कहे कि हमारा तो मुतालबा ये है फुल कोर्ट का, दोबारा तो इस पर नजरसानी हो सकती है बावजूद इसके कि मुस्तरद कर किया जा चुका है इसको। ये बिल्कुल दुरुस्त है। मेरा अपना जाती ख्याल ये है कि वसी तर मफाद में रियासत को देखते हुए कल ऑनरेबल चीफ जस्टिस पाकिस्तान का बेंच जो है वो इस केस को रिमांड कर देगा इलेक्शन के पाकिस्तान को कि आप इसको 15 दिन में, महीने में आप हालात का जायजा लेकर हमें रिपोर्ट पेश करें। तो ये 15 दिन के लिए, महीने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान रिमांड करेगा केस को। अपनी तरफ से कोई फैसला नहीं करना। बहुत बड़े पाकिस्तानी हैं, पैट्रियोटिक हैं और हालात को समझते हैं, पाकिस्तान की रियासत को देखते हैं, तो वो सारे देखते हुए हमारी ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो हालात को खत्म कर देंगे और इलेक्शन पाकिस्तान के पास ये रिवार्ड कर देंगे और वहाँ उनको हदायत जारी करेंगे कि आप 15 दिन में, महीने अपने तमाम स्टेक होल्डरों से असरे 9 गुफ्तगू शरीद करके आप इसकी तारीख मुकर्रर कर दें। तो ये दोबारा तारीख मुकर्रर होने के बनात है। बहुत बहुत शुक्रिया कंवर दिलशाद साहब थे। मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाजरीन। कुछ दिनों से पाकिस्तानी मेवा जात की और मसाला जात की इसराइल की मंडियों में मौजूदगी की खबरों ने सोशल मीडिया पर खूब हलचल मचाई हुई है। पाकिस्तान में एक रहने वाले यहूदी फैसल बिन खालिद ने सोशल मीडिया पर एक पाकिस्तानी ग़ज़ाई मसनूआत की एक वीडियो शेयर की और उस पर ये लिखा कि मुझे बतौर पाकिस्तानी मुबारक हो कि मैंने पाकिस्तानी प्रोडक्ट की पहली खेप इसराइल की मंडी तक पहुंचा दी है। नाज़रीन, इस वीडियो का सामने आना था कि उसके बाद सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया पर फिर ये सवालात उठने लगे कि क्या वाकई पाकिस्तान से इसराइल के लिए कोई तिजारती जहाज़ गया है, और अगर ऐसा है तो क्या पाकिस्तान की इसराइल पॉलिसी में कोई तब्दीली आई है। अगरचे कई दिनों की मुसलसल अफवाहों के बाद आज पाकिस्तानी दफ्तर ख़ारजा का मौक़िफ़ तो सामने आ गया है, जिसमें बताया गया है कि हुकूमत की इसराइली पॉलिसी में कोई तब्दीली आई है और ना ही पाकिस्तान के साथ इसराइल के साथ कोई सिफारती और तिजारती ताल्लुकात हैं। जबकि इस मामले पर वजारत तिजारत ने भी अपने एलामिये में बताया है कि ये सारी खबरें सरासर प्रोपेगेंडा पर मबनी हैं। हुकूमत इसराइल से न किसी किस्म की तिजारत कर रही है और ना ही मुस्तकबिल में कोई ऐसा इरादा रखती है। वजारत तिजारत के जारी करदा एलामिये में फैसल बिन खालिद के मुतालिक मज़ीद ये वजाहत दी गई है कि जिस यहूदी पाकिस्तानी ने यरूशलेम और हीफा के 3 ताजरों को फूड सैंपल्स भेजे हैं वो उन्होंने ज़ाती हैसियत में भेजे हैं और ये सारे सैंपल मुत्तहदा अरब अमारात के ज़रिए भिजवाए गए हैं, जिनमें कोई पाकिस्तानी बैंकिंग या सरकारी चैनल इस्तेमाल नहीं हुआ।
दूसरी तरफ अमरीकी यहूदी कांग्रेस ने भी अपने बयान में ये मौक़िफ़ अपनाया है कि पाकिस्तान और इजराइल के दरमियान कोई बराह रास्त तिजारत नहीं, इजराइल में ग़ज़ाई अशिया अरब ममालिक की मार्केट से ज़ाती हैसियत से सप्लाई की गई थी। नाज़रीन, वज़ारत ख़ारजा और वज़ारत तिजारत की इस वजाहत के बाद आखिर ये वाज़े तो हो गया है कि पाकिस्तान और इजराइल के दरमियान ना तो कोई तिजारती ताल्लुकात कायम हुए हैं, ना ही इस हवाले से पॉलिसी में कोई बदलाव आया है। मगर सवाल ये उठते हैं कि हालिया बरसों में हर कुछ अरसे के बाद पाकिस्तान और इजराइल के दरमियान सिफारती ताल्लुकात ना होने के बावजूद ऐसी कंट्रोवर्सीज क्यों उठना शुरू हो जाती हैं, सामने आ जाती हैं, जिनसे पाकिस्तानी अवाम के जज्बात मजरू होते हैं। क्योंकि ये पहली दफ़ा नहीं हुआ जब पाकिस्तान और इजराइल के हवाले से इस किस्म की खबरें सामने आई हैं। हमें याद है 2022 में पाकिस्तानी सहाफ़ी अहमद कुरैशी की कुछ पाकिस्तानी नजाद अमरीकी शहरियों के साथ इजराइल के दौरे की खबरें सामने आईं, जिस पर ये सवालात उठाए गए कि क्या इस दौरे को हुकूमत की आशीर्वाद हासिल थी। उसी तरह नवंबर में भी इजरायली मीडिया ने नवंबर 2020 में तहरीक इंसाफ के रहनुमा जुल्फी बुखारी के हवाले से भी खबरें सुनी गई थी कि उन्होंने इजराइल का खुफिया दौरा किया है, जिसकी जुल्फी बुखारी ने तरदीद की थी। इसी तरह 2018 में एक इजरायली सहाफ़ी की तरफ से ट्वीट भी किया गया था, जिसमें दावा किया जाता रहा था कि तिलेब से एक जहाज़ पाकिस्तान आया है, जबकि 2005 में पाकिस्तान और इजराइल के ताल्लुकात के हवाले से उस वक्त चहमगोइयाँ सुनी गईं जब उस वक्त के इजराइल के नायब वज़ीर आज़म और पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा खुर्शीद कसूरी के दरमियान तुर्की के शहर इस्तांबुल में एक मुलाकात हुई। उससे पहले तकरीबन सभी अरब ममालिक न सिर्फ इजराइल की हैसियत को तस्लीम कर चुके हैं बल्कि इजराइल के साथ सिफारती ताल्लुकात भी अरब ममालिक कायम कर चुके हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान का इजराइल को तस्लीम न करने का मौक़िफ़ बिलाशुबा एक इखलाकी, सियासी और मजहबी हक़ाइक़ पर मबनी है। यकीनन इस पॉलिसी में उस वक्त तक तब्दीली नहीं लाई जा सकती जब तक इजराइल फ़लस्तीन के हवाले से अपनी जो इंतहा पसंदाना पॉलिसियाँ हैं इसमें तब्दीली ना लेकर आए। मगर सवाल ये है कि ऐसी अफवाहें, ऐसे प्रोपेगेंडाज हर 4-6 महीने के बाद क्यों फैलाए जाते हैं। मैं बात करूँगी, मुझे सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार औरिया मकबूल जान साहब ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया औरिया साहब आपका। औरिया साहब, जब एक चीज़ वाज़े है पाकिस्तान और इसराइल के ताल्लुकात को लेकर, इसराइल को तस्लीम ना करने के हवाले से लेकर, फिर आखिर हर 4-6 महीने के बाद ये कंट्रोवर्सीज क्यों उठती हैं। जुल्फी बुखारी का मैंने हवाला दिया, उनके दौरे के हवाले से कंट्रोवर्सी उठाई गई। उसके बाद खुर्शीद कसूरी साहब के हवाले से भी ये कंट्रोवर्सी उठाई गई थी। और अब सोशल मीडिया पर हमने भी जब देखा कि ये मसाला जात पाकिस्तान से गए तो ज़ाहिर एक सवाल तो उठता है। तो अब तरदीद भी आ चुकी है, उसके बावजूद भी बहुत सी आवाज़ें ऐसी हैं जो यकीन करने को तैयार नहीं है। देखिए, पहली बात यह है कि खुर्शीद कसूरी साहब का उस वक्त जो मुलाकात की सूरत थी वो बाकायदा इस्तांबुल के एक होटल के अंदर हुई थी और उस होटल के अंदर बाकायदा सहाफ़ियों के सामने दोनों जो हैं उन्होंने गुफ्तगू की थी और एक बात चली थी और खुर्शीद कसूरी साहब ने इसका इनकार भी नहीं किया। उन्होंने अपनी किताब में भी लिखा है कि ऐसा था और हम उस तरफ बढ़ रहे थे, क्योंकि परवेज़ मुशर्रफ की एक चंद ख्वाहिशात में से एक ख्वाहिश थी कि वो जो है इसराइल को तस्लीम कर लिया जाए। दूसरी बात यह है कि ये अफवाह पाकिस्तान के मीडिया से नहीं आई। ये अफवाह सबसे पहले वॉइस ऑफ अमेरिका ने जो है वो उसको एक नशर किया, अपनी एक वेबसाइट के रखा और साथ उसने अमेरिकन ज्यूइश कांग्रेस का जो है उसका एक इलामिया जो था वो लिखा और उसके ऊपर ये नहीं लिखा कि पाकिस्तान के एक इंडिविजुअल ने, आप जरा हेडलाइन पढ़ें कि पाकिस्तान का पहला जहाज जो है वो तो इसमें किसी पाकिस्तानी इंडिविजुअल की बात नहीं कहेगी, पाकिस्तान का लफ्ज इस्तेमाल हुआ और ये बहुत मिसलीडिंग स्टेटमेंट होती है इस तरह की सूरत। लेकिन असल सिचुएशन क्या है, आप अगर कभी बैरूत चले जाएं और बैरूत से आगे जाके जो इसराइल का बॉर्डर आता है वहां चले जाएं और इस तरफ से आप उर्दन चले जाएं तो इसराइल का बॉर्डर चले जाएं तो पाकिस्तान के आपको ऐसे कि बेशुमार लोग मिलेंगे जो अपने ही पासपोर्ट के ऊपर इसराइली एक चिट देते हैं और पाकिस्तानी जाके उनको विजिट करके आते हैं। पाकिस्तान के अंदर मैं बेशुमार लोगों को जानता हूं कि जो इसराइल के वहां से खजूरें मंगाते हैं और बैरूत में वो लोग जो हैं उसके ऊपर मदीने की खजूरें लगा के पाकिस्तान में बेचते हैं। ऐसे बेशुमार लोग मौजूद हैं जिनमें से हमारे एक लाहौर के अच्छे खासे बहुत बड़े आलम दीन भी मौजूद हैं कि जो कारोबार करते थे और उनके बारे में अफवाह भी आई थी। असल मसला यह है कि हमारी ख्वाहिश क्यों उठती है इसराइल के साथ, ये एक बहुत खौफनाक चीज है।
पाक कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह जिस वक्त पाकिस्तान बन रहा था तो मुफ्ती आज़म फ़लस्तीन से मिले थे और ख़ास तौर पे उन्होंने उन्हें लेटर भी लिखा था कि ये हो रहा है और मैं यहूदियों की साजिश को समझता हूँ। इजराइल बज़ाते खुद हमको कैसा समझता है। 1948 की जंग में एक अरबों को थोड़ी बहुत शिकस्त हुई थी, लेकिन 1967 की जंग में जब शिकस्त हुई तो उसका जश्न पेरिस में मनाया गया और डेविड बेन गुरियन जो थे वो वहाँ पर थे, तो उन्होंने कहा हमें अरबों से कोई ख़तरा नहीं है, हमें पाकिस्तान से खतरा है, बिकॉज पाकिस्तान इज आर आइडियोलॉजिकल इक्वल। पाकिस्तान हमारा नजरियाती हरीफ है, नजरियाती मुकाबला सिर्फ पाकिस्तान के साथ है कि वो इस्लाम के नाम पे बना है और हम यहूदियत के नाम पे बने। आपको शायद याद होगा कि इमरान खान का जो बुनियादी तौर पर तजाद आया है, इमरान खान के खिलाफ जब वेस्टर्न ताकतें हुई हैं तो एक 4 की मीटिंग्स का हवाला दिया जाता है जो कि सऊदी अरब में हुई थी, जिसके अंदर 3 लोग चाहते थे कि इजराइल को तस्लीम कर लिया जाए, जबकि इमरान खान ने इनकार कर दिया था। क्योंकि असल मसला यह है, जो अब्राहम अकॉर्ड हुआ है ना जी, अब्राहम अकॉर्ड के अंदर यह तय हुआ था कि 3 मज़ाहब को इकट्ठा किया जाए। ये तीनों हजरत इब्राहिम को मानते हैं, इस्लाम, यहूदियत और ईसाइयत। लेकिन मेरी बात सुने ना, अगर इमरान खान ने ये बात नहीं मानी थी और ताल्लुकात और ख़राब भी इस वजह से हुए और आज हालात भी मुल्क में इसी वजह से हैं कि चले इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट को इमरान खान का ये नाम पसंद नहीं आई, आज जो लोग बैठे हुए हैं हुक्मरानी कर रहे हैं, क्या इनसे ही मनवाना आसान है क्या? फिर ये कैसे बैठे रह सकते हैं? पाकिस्तान में कोई भी देखें, 2 मुल्क ऐसे हैं जिनके अंदर इजराइल को तस्लीम करवाना ऐसे ही है कि जैसे आपने उनके घर को उजाड़ना है, एक सऊदी अरब और एक पाकिस्तान, और दोनों ही यही चाहते थे कि कोई उनमें से पहले कोई तस्लीम कर ले। देखें अब मुत्तहिदा अरब इमारात ने कर लिया ना, उसकी वजह यह है कि मुत्तहिदा अरब इमारात में जो रहने वाले लोग हैं उनमें अक्सरियत इंडियंस की है, पाकिस्तानियों की है, दूसरे मुल्कों की है, और एक मल्टी कल्चरल सी सूरत हाल बन चुकी हुई है। इसी तरह आप देखें कि बहरीन ने कर लिया। बहरीन में यह है कि अक्सरियत और मसलब किया है, अकलियत और मसलब किया, दबा के रखा हम पे आज भी आप समझते हैं ये प्रेशर है? प्रेशर तो हमेशा हम पे रहेगा, हम पे भी है और बाकी लोग। मैंने अपना अब्राहम अकॉर्ड का बुनियादी मसला यही है कि सारे तीनों मज़ाहब को हम इकट्ठा करें, क्योंकि असल में अमेरिका और जो उसके इसराइल के ज्यूज हैं, अब वो चाहते हैं कि अमेरिका से हम निकल के इसराइल को सेंटर पावर सेंटर बना दिया जाए। और तो ये एक बहुत बड़ी वजह हो सकती है इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट अगर इमरान खान के खिलाफ हुई है, जिसे अमेरिकी साजिश बोला जाता है इमरान खान की तरफ से, तो फिर तो ये साजिश शहबाज शरीफ की हुकूमत के खिलाफ भी हो सकती है। देखें, अगर शहबाज शरीफ की हुकूमत इस तरह ब्लेटेंटली आएगी तो यकीनन हो सकती है। देखें, उस दिन के बाद से मामला दब गया है। हो ये रहा था कि सारे इकट्ठे करना चाहते थे, जो यूएई, बहरीन, सूडान, इन्होंने कर लिया, मराकश ने कर लिया, उसके साथ मस्कत अम्मान ने उनके साथ तलकात उस्तवार कर लिए। रह गए थे सऊदी अरब और पाकिस्तान को चाहते थे कि पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर है, ये करेगी तो उसके दार में हम भी कर लेंगे। अब पाकिस्तान नहीं हो सका। आप कभी जाके इसराइल के अखबारें देखें ना, हैरेट्स को देखें, टाइम्स ऑफ इसराइल को देखें, वो आपको पता चलेगा कि किस तरह इमरान खान के खिलाफ गुफ्तगू करते हैं। आप खुद सोचें कि जिस वक्त मुशर्रफ के ज़माने में खुर्शीद कसूरी मिल के आए थे तो बड़ी आराम से हम लोगों ने तस्लीम करना शुरू कर दिया था, गुफ्तगू होनी शुरू हो गई थी, रिसालों अखबारों में मज़ामीन लिखना। आज भी आप देख लें, बेशुमार हमारे कई एंकर पर्सन हैं, जिनमें से बहुत सीनियर मोस्ट एंकर पर्सन हैं, वो ट्वीट करते फिरते हैं कि कोई मसला नहीं है कि इसराइल को तस्लीम कर दिया जाए, लेकिन मासेस के अंदर बहुत मुश्किल है पाकिस्तान के कि इसराइल को तस्लीम। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये मकबूल जान साहब मेरे साथ थे। नाज़रीन, हमारे का वक्त हो गया। फीडबैक ज़रूर दें, अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।